हमको ये वर्ड पहले ध्यान रखना है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की मीनिंग क्या थी, पिछले साल पढ़े हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये तो बिजनेस है। हाँ, प्रॉफिट तो बिजनेस में कमाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप प्रोफेशन में हो फीस, जॉब में हो सैलरी, ये सारी चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। तो पैसे से रिलेटेड सारी चीजें क्या कहलाती है आपकी, इकोनॉमिक कहलाती है। आप वो काम क्यों करोगे, पैसा कमाने के उद्देश्य से करोगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक कहलाएगी। अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से कर रहे हो तो ठीक, और पैसा कमाने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव से नहीं कर रहे हो तो वो चीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे वो किस लिए की जाती है, चैरिटी, डोनेशन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ऐसा कुछ इसमें था। ठीक है, ये पढ़े हो तुम लोग। चलो अब हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखते हैं बिजनेस को मनी से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हमको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें टर्म बोला है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ, जितने पैसे में आप लोन लोगे या जितने पैसे में आप लोगों को लोन दोगे तो बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, ब्याज देना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट रेट जितना है वो आपको क्या करेगा, बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आप बिजनेस करने के लिए डिमोटिवेट होगे, बोलोगे अगर पूरा पैसा मेरे को ब्याज में देना पड़ जाएगा तो मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर कम रहेगा, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, बोल रही है इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है शुरुआत में आपको 1-2 साल बिजनेस के लिए, तब मोटिवेट होगे बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो एक है अपना इंटरेस्ट रेट। अगर हमारे देश में इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो उससे हमको डिमोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि लोन लेना हमको है ना, तो खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा है हमारा पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन वर्ड सुने हो क्या, कि भाई प्राइस राइज सुने, प्राइस राइज मतलब पैसा नहीं बढ़ेगा। प्राइस मतलब प्रोडक्ट में प्राइस रहता है ना लिखा हुआ, तो वो बढ़ रहा है यानी प्राइस राइज, रेट बढ़ना। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई। क्या है, महंगाई। ठीक है, तो अगर मान लो महंगाई बढ़ेगी तो आपकी मनी की वैल्यू बढ़ेगी क्या, कि कम होगी। हाँ, मनी की जो परचेसिंग पावर है, रुपीस है ना, आपके पास जितने पैसे हैं रुपीस, उसकी जो परचेसिंग पावर है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। पैसे की परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लो पहले 10 ग्राम सोना 50,000 रुपए में आता था, और आज उसी 10,000 रुपए को आप लेके जाओगे तो आपको 4 ग्राम 3 ग्राम सोना भी नहीं मिलेगा। तो परचेजिंग करने की जो पावर है हमारी, जो परचेज करने की जो पावर थी मनी की, वो क्या हो गई, कम हो गई। यानी रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है, गिर रही है। प्राइस बढ़ रहा है, महंगी हो रही है चीजें, गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, पर रुपीस की वैल्यू घट रही है। रुपीस तो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू घटती जा रही है। क्लियर हुई ये सारी चीज। हाँ, तो ये अपना इन्फ्लेशन रेट। अगर मान लीजिए हमारे देश में महंगाई है तो क्या वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, फायदेमंद है कि नहीं है। हाँ हाँ, महंगाई है, बढ़ रही है, बट एक्चुअल में हमारे जीडीपी की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो बोलता है कि अगर आपकी कंट्री में 5% का अगर इन्फ्लेशन है पर ईयर, मतलब पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी इस साल 105 की हो रही है, तो उतना रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपके बिजनेस के लिए हेल्दी है, आपकी कंट्री के लिए भी हेल्दी है, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% 15% अगर रेट बढ़ रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे नेगेटिविटी। ठीक है, और इन्फ्लेशन का मतलब ऐसा नहीं कि टमाटर का रेट बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया, जनरल प्राइस लेवल, जनरल सभी वस्तु के है ना, सभी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने चाहिए ओवरऑल। ठीक, जैसे कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे सब चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई है, सब चीजें शॉर्टेज हो गई, तो वो टेम्पररी व्यवस्था थी, बट परमानेंट भी देखोगे तो सब चीजें महंगी हो गई है अब।
है ना। सब चीजों का प्राइस कोरोना से पहले अलग था। एजुकेशन में भी जो कॉलेजेस का जो फीस था बहुत बढ़ गया कोविड के बाद से। ठीक, हाँ जरूरी है, जरूरी है। सभी चीजों का जनरल प्राइस लेवल बढ़ना चाहिए। जैसे कि अब तुम्हारे पेरेंट्स होंगे या तुम्हारे सिबलिंग्स होंगे, वो बोलेंगे हमारे जमाने में तो 50 पैसे का सिक्का चलता था, 50 पैसे में भी ये चीजें आती थी। तो वो जमाना गया ना अभी, अब उतने पैसे में वो चीज नहीं मिलेगी ना। तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है। हाँ हाँ, तब वो इन्फ्लेशन होगा। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, ऐसे नहीं एक दिन में बढ़ गया और एक दिन में कम हो गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 5 साल में बढ़ा, 1 साल में बढ़ा, ऐसे अपन मेजर करते हैं उसको। ठीक है, कैसे नहीं होता। आज से 10 साल पहले पेट्रोल का रेट क्या था और आज क्या है? आज कितने है? ओरिजिनल पेट्रोल डबल हो गया ना, डबल हो गया ना। चावल का रेट देखोगे, सब चीजों का रेट देखोगे तो ओवरऑल बढ़ा ही है। हाँ, सब चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि क्या है ना, हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्कुलर फ्लो में काम करती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा, भाई अगर आपको वो चीज महंगी पड़ी तो आप प्राइस बढ़ाओगे, तो आपके जो कस्टमर है वो भी अपना प्राइस बढ़ा देंगे, और ऐसे ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक साथ इकोनॉमी का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हुआ इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होगा? अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो कस्टमर क्या होगा, भैया उसकी इनकम तो बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, जो चीजें अननेसेसरी खरीदता था पहले अब वो कम कर देगा। क्यों खरीदेगा अननेसेसरी? अब कम खरीदेगा। जितना रिक्वायर्ड है, पहले साल भर का राशन भरता था, अब बोलेगा 2-3 महीने का लाते खत्म होगा फिर लाएंगे, अभी उतना पैसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम हुआ तो उससे बिजनेस भी हमारा चलना कम हो गया। समझ आया? अगला पॉइंट है हमारे पास में चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। ये सारे फैक्टर्स हम लोग को उसमें भी मिलेंगे, नेशनल इनकम में भी। हाँ, इसलिए सबको अच्छे से बता रहा हूं मैं अभी। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, हम सभी जब जॉब या बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में होते हैं तो हमको इनकम मिलती है, बट इनकम का कुछ हिस्सा होता है जो हम खर्च करते हैं, और कुछ पैसे क्या करते हैं हम टैक्स के रूप में देते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, टीडीएस कटता है और मुझे 70,000 रुपए मिलता है, तो इन हैंड मेरे पास कितने पैसे आए? 70,000 रुपए। और उसके बाद मान लो मेरे मकान का लोन है, ईएमआई है, 20,000 रुपए उसमें चला जाता है, तो मेरे पास कितने पैसे बचे? 50,000 रुपए। तो जितना कैश मेरे पास खर्च करने के लिए अवेलेबल होता है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। कैश इन हैंड बोल सकते हो तुम लोग, बट वो कब होगा? आपके जो भी नेसेसरी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सबको माइनस करने का जितना आपके हाथ में पैसा आया ना, मतलब आपको घर खर्चा कितने में चलाना है? 50,000 में चलाना है, सब चीज कट करके। हाँ, सैलरी में ना एक कंपोनेंट होता है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी आपको पैकेज बोलेगी 10 लाख, पर आपको मिलेगा कितना? 6 या 7 लाख। बाकी सब पैसा कहाँ जाएगा? प्रोविडेंट फंड में और टैक्स देने में, सब में लग जाता है वो पैसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अगर मान लो किसी की 20,000 की सैलरी है तो 6,000 पीएफ में चला जाएगा, पर 14,000 रुपये उसके पास आएगा। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट का रूल है कि आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा आपके पेंशन के लिए बचाया जाएगा, कि जब आप जॉबलेस हो जाओगे तो आपको उससे रिटर्न मिलेंगे, ऐसा। ठीक है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सब जगह ये एप्लीकेबल है, कंपलसरी है, और ये सबको देना ही पड़ेगा उस पर। ठीक, तो ये डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करता है। अगला है हमारे पास स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। इंडाइसेस वर्ड सुने हो? शेयर मार्केट तो सुने होंगे, इंडाइसेस मतलब जो वो रहते हैं ना, सेंसेक्स निफ्टी, ऐसा देखी होगी टीवी में कभी ब्लिंक करता है, उसको ही अपन लोग इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। जैसे शेयर मार्केट में टॉप 50 कंपनीज हैं, है ना, उन टॉप 50 कंपनीज का क्या करते हैं हम? एवरेज प्राइस निकालते हैं, उसको निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50। निफ्टी नाम से लिखा रहता है, सीएनबीसी या कोई मनी कंट्रोल ऐप वगैरह लगाओगे ना, तो उसमें तुम लोग को दिखेगा ब्लिंक करता हुआ सेंसेक्स
प्राइस बढ़ा है कि घटा है, निफ्टी प्राइस बढ़ा है कि घटा है। जो शेयर मार्केट में होंगे ना, वो इसी इंडेक्स यानी कि जो एवरेज होता है, एवरेज प्राइस, उससे एस्टिमेट करते हैं कि आज हमारा जो मार्केट खुला है वो फायदे में है कि घाटे में चल रहा है। अगर बिजनेस में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं शेयर्स के, तो हम शेयर में पैसे लगाएंगे और उसमें हमको रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर मंदी का दौर है, शेयर मार्केट में प्राइस कम होते जा रहे हैं, तो उसमें बेचोगे तो आपको तो और नुकसान हो जाएगा। 100 में खरीदे हो, 70 में बेचोगे तो लॉस में चले जाओगे। तो कम प्राइस में भी क्या करते हैं, हम खरीदने का प्रयास करते हैं कि जब महंगा होगा तब लेंगे, तब मतलब महंगा होगा तब बेचेंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ओला ने अभी बोला था, ओला बहुत जल्दी बंद करने वाला है, वन प्लस बहुत जल्दी बंद करने वाला है। ठीक है, ओला तो कंगाल भी है, ऐसा कुछ एक बार न्यूज में आया था शायद। अब वन प्लस बंद होने वाला है मान लो, तो ये न्यूज जब मार्केट में फैलेगी, र्यूमर फैलेगी, तो उसके जितने भी लोग शेयर होल्डर होंगे ना उस कंपनी के, वो अपने शेयर बेचने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो सेलर है यानी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी और डिमांड उतनी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम है। इसकी वजह से औने पौने रेट में यानी कम रेट में भी वो अपने शेयर को बेचने को तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में उसकी प्राइस में क्या होगा, गिरावट होगा। ठीक है, और बिजनेस को लॉस हो सकता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारे पास वैल्यू ऑफ रुपीस। वैल्यू ऑफ रुपीस, रुपीस तो रुपीस मतलब क्या होगा, हमारा जो करेंसी है वो क्या है, इंडियन रुपीस है, डॉलर अलग है, यूरोपियन करेंसीज अलग है। तो हमारी रुपीस की क्या वैल्यू चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हमको अफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी इंडियन रुपीस की जो वैल्यू चल रही है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो उससे भी हमारे शेयर मार्केट में चेंजेस आते हैं। कुल मिलाकर के ये समझो, हमारी इंडियन रुपीस है और डॉलर है, दो अलग अलग करेंसीज है। ठीक है, तो जब हम लोग विदेश से यानी यूएस से अगर कोई सामान मंगाते हो, तो आप जब पेमेंट करोगे उनको, तो यूएस डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा ना, वो रुपी को तो मानेंगे नहीं। तो अगर डॉलर महंगा हो गया, डॉलर जैसे आप कमोडिटी खरीदते हो वैसे डॉलर खरीद रहे हो और डॉलर महंगा हो जाएगा, तो आपको ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे ना खरीदने के लिए, तो आप लॉस में चले जाओगे ना, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। ऐसा